क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्या यह कभी समझदारी की बात करेंगे या हमेशा एक मजाक का पात्र ही बने रहेंगे? नमस्कार, मेरे ज्योतिष के YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान गंगा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आचार्य महेंद्र। आज हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी पर। राहुल गांधी जो एक चर्चा का विषय बने हुए हैं भारतीय राजनीति में। आज हम चर्चा करेंगे क्या राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या राहुल गांधी कभी समझदारी की बात करेंगे या हमेशा मजाक का पात्र ही बनते रहेंगे? क्या राहुल गांधी जीवन में कुछ आगे बढ़ पाएंगे? क्या राहुल गांधी का विवाह होगा? इन सभी पॉइंट्स पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और ये है राहुल गांधी जी की कुंडली। राहुल गांधी जी की कुंडली की अगर हम बात करें तो तुला लग्न की कुंडली है, जिसमें देवगुरु बृहस्पति वक्री बैठे हुए हैं। चंद्रमा धनु राशि में है और मूल नक्षत्र में है। मूल नक्षत्र जो कि बहुत अच्छा नक्षत्र नहीं माना जाता है, क्योंकि गंडमूल में जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं उन्हें जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राहु 5वें घर में है। शनि मंगल जो लाल रंग से दिखाए गए हैं ये आज की ग्रहों की स्थिति है। नीच के शनि 7वें घर में, बुध 8वें घर में, मंगल और सूर्य 9वें घर में और मंगल अस्त है यहाँ। शुक्र 10वें घर में और केतु 11वें घर में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मूल नक्षत्र की। मूल नक्षत्र जो गंडमूल नक्षत्रों में 5वें नंबर का नक्षत्र है, धनु राशि में पड़ता है, जिसका स्वामी केतु है और धनु राशि का स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। तो 3 नक्षत्र अग्नि तत्व राशियों में पड़ते हैं और 3 नक्षत्र जल तत्व राशियों में पड़ते हैं। तो धनु राशि में जो गंडमूल का नक्षत्र पड़ता है, ऐसे लोग जिनका जन्म मूला नक्षत्र में हुआ हो, ऐसे लोग थोड़े उग्र स्वभाव के होते हैं, एरोगेंट होते हैं, हर चीज में एरोगेंसी दिखाते हैं और बने बनाए काम को खराब करने की इनकी टेंडेंसी होती है। जो भी काम होता है उसे बिगाड़ देते हैं, बनते बनते काम को बिगाड़ देते हैं। मूल नक्षत्र के जो लोग हैं वो भरोसेमंद नहीं होते, उन पे भरोसा करना थोड़ा कठिन काम है। और मूला नक्षत्र के जो लोग हैं वो प्रेम में और विवाह के मामले में कम सफल होते हैं। अगर विवाह भी होता है तो कई प्रकार की समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। मूल नक्षत्र के लोग जिद्दी स्वभाव के और हमेशा चाहते हैं कि इनकी बात को सुना जाए, इनकी बात को इंपॉर्टेंस दी जाए। ये कभी भी दूसरे की बात को सुनना ही नहीं चाहते। मूल नक्षत्र के लोगों में निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती है और स्वार्थी स्वभाव के होते हैं मूल नक्षत्र के लोग। तो अगर हम कुंडली में चंद्रमा की बात करें, जो चंद्रमा हमारे मन का कारक है, तो चंद्रमा धनु राशि में है, केतु के नक्षत्र में है और चंद्रमा के आगे और पीछे कोई भी ग्रह नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि चंद्रमा को किसी भी ग्रह की कोई सपोर्ट नहीं है और ऐसे योग को हम केमद्रुम योग कहते हैं। केमद्रुम योग भी है, ऊपर से मूला नक्षत्र भी है, तो मामला कुछ बिगड़ा हुआ है। केमद्रुम योग में जन्म लेने वाले बच्चों की जो सोचने की क्षमता होती है, एनालिसिस करने की जो क्षमता होती है या चीजों को समझ पाना, इन्हें मुश्किल होता है। सोचने की क्षमता कमजोर होती है। इनमें निर्णय लेने की क्षमता भी कमजोर होती है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है और मन हमें निर्णय लेने में हेल्प करता है। ऐसे लोगों में
इन्फीरियोरिटी या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अक्सर देखा जाता है, क्योंकि चंद्रमा जब कमज़ोर होता है या तो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझने लगते हैं या अपने आप को बहुत इन्फीरियर समझने लगते हैं। साथ में ऐसे लोगों का जो बिहेवियर है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। अचानक से कोई बात कर देते हैं जिसके कारण एक हास्यप्रद स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो अगर हम अगले ग्रहों की बात करें तो लगन का और अष्टम भाव का स्वामी शुक्र हमारा कर्म स्थान, और वहाँ बैठा हुआ है शुक्र। शुक्र लगन का स्वामी भी है और 8वें भाव का भी स्वामी है। 8वां घर षड्यंत्र का भाव है। तो ऐसे लोग, और शुक्र सुख का कारक है, तो अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार का षड्यंत्र कर सकते हैं और किसी भी लेवल तक यह जा सकते हैं। शुक्र दशम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखता है। तो ऐसे लोग अक्सर एक गोल्डन स्पून लेकर पैदा होते हैं, भले फले फूले परिवार में पैदा होते हैं, लेकिन शुक्र अष्टमेश है। अष्टम भाव रहस्यों से भरपूर है और यहाँ बैठकर यह चतुर्थ भाव को देखता है, यानी माँ के भाव को। तो इसको देखने के कारण माँ की या इनकी जो जन्म है वो कुछ रहस्यमय स्थितियों में हो सकता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां रही हों जो हो आज पब्लिक के सामने नहीं है और आने वाले समय में पब्लिक के सामने आ सकती है। अगर हम दूसरे घर की बात करें तो दूसरे घर का जो स्वामी है मंगल, वही 8वें घर का भी स्वामी है मंगल, और मंगल अस्त है, यानी मंगल का अस्त हो जाना, दूसरे घर के स्वामी का अस्त हो जाना, ऐसे लोगों में अक्सर देखा जाता है कि दूसरा घर हमारा वाणी का है तो उनमें कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मंगल का अस्त हो जाना आदमी के कॉन्फिडेंस को भी कमज़ोर करता है। यहाँ बैठ के मंगल चंद्रमा को देखता है, चंद्रमा के दूसरे भाव को भी देखता है। तो चंद्रमा से दूसरा घर भी हमारी वाणी का कारक है। अगर हम चंद्र कुंडली की बात करें तो ऐसे लोग अपनी वाणी के आधार पर दूसरों को कन्विंस करने में असमर्थ होते हैं। अपनी बात को ये खुलकर नहीं रख पाते, दूसरे को किसी भी लेवल तक समझाने में असमर्थ रहते हैं। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में मंगल कमज़ोर हो और सूर्य को देखता हो, तो लोग अपने टारगेट को फोकस नहीं कर पाते, टारगेट से भटकते हैं। उनको यह नहीं पता होता कि वह क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे और उसका रिजल्ट क्या आएगा। यह करना कुछ चाहते हैं, मुंह से कुछ और निकल जाता है और उसका परिणाम कुछ तीसरा निकलता है। तो यह स्थिति नीच का मंगल और कमज़ोर चंद्रमा ये दिखा रहे हैं। ऐसे लोगों की बातों में सीरियसनेस नहीं होती, क्योंकि अगर मंगल कमज़ोर है तो कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है और बातों में सीरियसनेस नहीं है। साथ में दूसरों को कभी भी यह कन्विंस नहीं कर पाते। अगर हम तीसरे घर की बात करें तो तीसरे घर का और छठे घर का स्वामी लग्न में, तो छठा घर हमारा रोग है, ऋण है, शत्रु है, और तीसरा घर हमारा कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन लेवल है, छोटे भाई बहन हैं, हमारे मित्र हैं। तो ऐसी स्थिति में जो देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठकर वक्री हैं, ऐसी स्थिति में निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर रहती है, अपने आप को समझदार कुछ अधिक समझने लगते हैं। बुद्धि कम हो ज़्यादा हो, लेकिन इनको ये समझ होती है कि मैं सबसे बुद्धिमान हूँ। अपने आप को देवगुरु बृहस्पति की तरह गुरु समझने लगते हैं और तुला राशि में बैठा देवगुरु बृहस्पति कई प्रकार की समस्याएं लेकर आता है अपनी दशा में या अंतरदशा में। जब इनकी दशा आती है
या अंतर्दशा आती है तो कोई ना कोई एक अपोजिट सेक्स से संबंधित मामला बनता है, उसमें इन्वॉल्व होते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट होती है ऐसे लोगों के लिए। हमेशा अपने आप को दूसरों से ऊपर समझते हैं और सुख सुविधाओं की ओर इनका अधिक झुकाव होता है, क्योंकि तीसरा घर हमारी इच्छाएं भी है और तीसरे घर में बैठा देव गुरु बृहस्पति आदमी की इच्छाओं को बढ़ा देता है। इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। छठे भाव का स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, तो ये अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं, अपने शत्रु खुद जनरेट करते हैं, अपने लिए खुद कोर्ट केसेस इन्वॉल्व करते हैं, कुछ ऐसी बातें बोल लेते हैं जिसके कारण इन्हें लीगल इश्यूज में इन्वॉल्व होना पड़ता है, फंसते हैं। चौथे घर का स्वामी और पांचवें घर का स्वामी शनिदेव, जो कि तुला लगन के लोगों के लिए एक योग कारक ग्रह है, लेकिन सप्तम भाव में जाकर नीच हो गया है और सप्तमेश भी नीच है, जिसके कारण यह आप देख सकते हैं कि सातवां घर हमारा विवाह का होता है, साझेदारी का होता है, पार्टनरशिप का होता है। तो अगर सातवां घर कमजोर है, सातवें घर में नीच का शनि बैठा है और सातवें घर का स्वामी मंगल अस्त हो चुका है, ऐसी स्थिति में विवाह होना, पार्टनरशिप करना, साझेदारी करना या जिसके साथ भी आप इन्वॉल्व होते हैं उनके साथ आपकी कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। सुख सुविधाओं में कमी रहती है, आप मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको परिणाम नहीं मिलते, जिसके बाद फिर आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, क्योंकि शनि नीच का व्यक्ति को कर्म करने के बाद रिजल्ट नहीं देता और रिजल्ट ना मिलने के कारण व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है, आत्मग्लानि उसे होने लगती है। नियमों की ऐसे लोग अनदेखी करते हैं, क्योंकि शनि न्यायप्रिय और रूल्स के अंदर रहकर काम करने वाला ग्रह है, लेकिन जब शनि कमज़ोर हो जाता है तो ऐसे लोग नियमों की अनदेखी करने लगते हैं और जिसके कारण इन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पार्टनरशिप में फेल रहते हैं, मैरिज नहीं होती है, अगर मैरिज हो भी जाती है तो उसमें समस्याएं आती हैं, डिवोर्स हो सकता है या आपसी कलह इनकी निरंतर चलती रहती है। अगर हम बुध की बात करें तो नवम भाव और 12वें भाव का स्वामी बुध, जो नवमेश होकर 8वें घर में बैठ गया है। ऐसे लोग स्वयं मजाक का पात्र बनते हैं, स्वयं अपनी हंसी उड़वाते हैं। ऐसे लोग कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं, लोग इन्हें मजाक के तौर पर लेने लगते हैं। जैसे कभी बात करेंगे कि मैं आलू से सोना बना दूंगा, कभी अभी इन्होंने रिसेंटली एक स्टेज पर स्टेटमेंट दिया है कि जय श्री राम बोलते रहिए और भूखे मरते रहिए, जिसके कारण इन्हें कई अपोजिशन का सामना करना पड़ा है। बुध इनका भाग्य भाव का स्वामी भी है। भाग्य भाव का स्वामी होने के कारण यह इनका भाग्य साथ नहीं देता, क्योंकि नवमेश का अष्टम भाव में जाना भाग्य को खराब करता है। बुध पापकत्री योग में भी है। बुध के दोनों तरफ, एक तरफ शनि, दूसरी तरफ मंगल और सूर्य। बुध हमारी वाणी का कारक है, बुध हमारी बौद्धिक क्षमता का कारक है, जिसके कारण ये अपनी वाणी पर, अपने कम्युनिकेशन लेवल पर और अपनी बुद्धि पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। बौद्धिक क्षमता ऐसे लोगों की कमजोर रहती है। तो यह ग्रहों की स्थिति है राहुल गांधी की। अगर इनकी दशाओं की बात करें तो अभी इनकी राहु में गुरु की दशा चल रही है। राहु जो कि 5वें घर में है, शनि की राशि में है, क्योंकि राहु की अपनी कोई भी राशि नहीं होती और राहु उसी राशि के स्वामी के रिजल्ट देता है जिस राशि में वह बैठता है। तो राहु यहाँ शनि की राशि में है और शनि नीच राशि में है। तो बड़ा क्लियर है कि राहु भी
शुभ परिणाम देने में सक्षम नहीं है। और आज की डेट में हम देखें तो राहु पर शनि गोचर कर रहा है और मंगल भी राहु पर गोचर कर रहा है। तो पांचवा घर जो हमारा पद प्राप्ति का है वह पूरी तरह से डिस्टर्ब है, जिसके कारण 2024 के जो इलेक्शंस हैं इसमें इन्हें कोई खास सफलता नहीं मिलने वाली है। और यह दशा इनकी राहु में बृहस्पति 26 दिसंबर 2021 को शुरू हुई थी और यह 21 मई 2024 तक चलने वाली है। और 21 मई 2024 के बाद राहु में शनि की अंतर्दशा आ जाएगी और यह अंतर्दशा और खराब रहेगी क्योंकि शनि ऑलरेडी नीच राशि में है। और इसके बाद इनकी राहु में बुध की दशा आने वाली है। तो भाग्य इनका पूरी रूप से साथ नहीं देने वाला है क्योंकि बुध ऑलरेडी पापकत्री योग में है, कमजोर स्थिति में है और बुध पर किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो राहुल गांधी की कुंडली से यह निष्कर्ष निकल कर आता है कि यह जीवन भर कभी भी प्रधानमंत्री की रेस में नहीं रहेंगे, क्योंकि राहु की दशा अभी बहुत लंबी चलने वाली है। अभी तो इनकी राहु में राहु समाप्त हुआ है और दूसरी अंतर्दशा राहु में बृहस्पति चल रही है। तो ऐसी स्थिति में, और दूसरा बुध इनका ऑलरेडी कमजोर है, चंद्रमा ऑलरेडी कमजोर है, शुक्र इनका पापकत्री योग में है, एक तरफ केतु है, दूसरी तरफ सूर्य है। कोई भी शुभ ग्रह इनका अच्छे परिणाम देने की कैपेबिलिटी नहीं रखता है। तो यह था विश्लेषण राहुल गांधी की कुंडली का। क्या यह कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्या यह कभी समझदारी की बात करेंगे या हमेशा एक मजाक का पात्र ही बने रहेंगे? तो यह विश्लेषण आपको कैसा लगा इस पे कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार।